और मोमेंटम के रिलेशन के बारे में। अब वो क्या है, वो कहते हैं कंसिडर करें एक बॉडी है, मास m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी vi है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, उसकी वजह से एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस होता है और फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, उसको बाद में हम vf बोलेंगे, तो हम उसकी जो है ना फाइनल वेलोसिटी को vf बोल देते हैं। इफ़ pi यानी कि इनिशियल जो है वो मोमेंटम pi है और फाइनल मोमेंटम p जो है f है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि बॉडी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली, देन हम उसके बारे में बात करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। अभी हम उनको देखें, ये इसका समझ लें कि बेसिक बातें हो गई हैं। वो कहते हैं इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम हो गया ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। हाँ ठीक है, यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हम सबको पता है, P = mv, हमने 2-3 दफ़ा पढ़ा भी था। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हम मोमेंटम का टॉपिक पढ़ चुके हैं तो हमें पता है। अब अगर इनिशियल जो है ना वेलोसिटी है तो इनिशियली मोमेंटम है, अगर फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनली मोमेंटम है, तो पी आई इज इक्वल टू एम वी आई आ जाएगा और जो पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ हो जाएगा। अब हमारे पास चेंज इन मोमेंटम किसकी होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, तो हमारे पास पी एफ माइनस पी आई आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है दोनों में, अब दोनों को हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि टी से डिवाइड करा दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब इतनी इधर कर लो, रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिवाइड बाय टाइम। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब जब मैंने इसको सोल्व करना है, टी से डिवाइड कराना है सबको, तो दोनों तरफ करा दिया। इनमें से जो है हमारे पास m आ गया जी कॉमन, जब m कॉमन आया तो अंदर बच गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। ये तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी है ये, तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, जैसे वी एफ माइनस वी आई निकालेंगे ना हम, तो इसको कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ये है डेल्टा वी, जब हम डेल्टा वी को डिवाइड कराएंगे ना टाइम के साथ, डेल्टा वी डिवाइड बाय जब टाइम होगा तो इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ये तो बेसिकली एक्सीलरेशन लिखा हुआ है और आपने काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में एक्सीलरेशन को डिटेल में पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी आपने देखा है, तो ये वही फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए अब। तो ओके, अब हम उसकी जगह पे ए पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे m था, m के साथ ही सारी वैल्यू किसकी है, a की। यहाँ तक आ गए हम कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू एम ए। यहाँ तक आ गए हम। अब हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, वो कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। भाई न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है ना कि जो फोर्स है वो इक्वल है किसके, एम और ए के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो एम ए की जगह पे फोर्स आ सकती है, ऐसे ही है ना बच्चों। तो एम ए की जगह पे मैंने, ये एम ए था ना, इसकी जगह पे अगले स्टेप पे मैंने एफ फोर्स लिख दी है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एफ। और पी एफ माइनस पी आई क्या होगा, मैंने बताया अगर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें ना हम, फाइनल में से इनिशियल को निकालने से चेंज निकलता है। तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। ये एक नई स्टेटमेंट बन गई है न्यूटन के थर्ड लॉ की, और वो क्या है मैं वो बेसिकली अभी आपको रीड करके बता देता हूँ। यहाँ तक ठीक है। हाँ, वो कहते हैं कि when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। एक तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और जो वो फोर्स होगी वो किसकी इक्वल होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम डिफाइंड इन इक्वेशन 3.14 इज द न्यूटन सेकंड। ये मैं लिख चुका था डिफरेंस में, और वो जो सेम होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड का जी, ठीक है।